Good morning, students. Welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions. Myself, Himanshu Gupta. तो बच्चों, जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में निश्चित समाकलन का ज्यामितीय अर्थ बताया था, आज मैं आपको बता रहा हूँ निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कैसे करते हैं। निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग। प्रतिस्थापन विधि के बारे में आप लोग अनिश्चित समाकलन में भी पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर एक समाकलन को नॉर्मल तरीके से नहीं हल कर सकते हैं। कुछ समाकलन ऐसे भी होते हैं जिसमें मुझे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना पड़ता है। तो जैसे अनिश्चित समाकलन में कुछ समाकलन ऐसे होते थे जिसमें हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना पड़ता था। तो बिल्कुल अनिश्चित समाकलन की भांति निश्चित समाकलन में भी कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको हम नॉर्मल तरीके से नहीं हल कर सकते, उसमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। बस अलग बात क्या होती है कि अगर हम निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं तो फिर सीमाओं को बदलते हैं। अनिश्चित समाकलन में सीमाएं होती नहीं थी तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब याद रखेंगे कि अगर अनिश्चित समाकलन में किसी भी सवाल में हम अगर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे तो हमें सीमाओं को बदलना होगा। ये बहुत ही जरूरी बात है जो आपको याद रखनी है। तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि दरअसल प्रतिस्थापन विधि होती क्या थी अनिश्चित समाकलन में। मुझे अगर किसी फलन का इंटीग्रेशन करना होता था अनिश्चित समाकलन में तो हम उसके समाकल्य को देखते थे। समाकल्य का मतलब जिसका हम समाकलन कर रहे हैं, तो हम उसके समाकल्य में एक ऐसे फलन को ढूंढते थे। हमें हर बार नहीं मिलता था, लेकिन अगर आपको अवकलन के फार्मूले याद है तो आप समझ जाएंगे। तो क्या होता है कि हमें समाकल्य में कोई ना कोई फलन ऐसा जरूर होता है प्रतिस्थापन विधि वाले समाकलनों में, कि समाकल्य में कोई ना कोई फलन ऐसा जरूर होता है जो अपने अवकलज को उसी समाकल्य में, मतलब किसी भी अनिश्चित समाकलन के समाकल्य में कोई ना कोई फलन ऐसा जरूर होता है जिसका अवकलज भी उसी समाकल्य में मौजूद होता है। बस ध्यान रखने की बात यह होती है कि उस अवकलज के गुणा में dx होना चाहिए अगर हम समाकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो आइए मैं निश्चित समाकलन का सवाल लेके समझाता हूं। जैसे मुझे इंटीग्रेशन करना i के बराबर ले लिया, माना i बराबर इंटीग्रेशन a से b fx की होल पावर n इंटू एफ डैश एक्स dx। मान लीजिए मुझे निश्चित समाकलन को हल करना है, निश्चित समाकलन का सवाल है, लेकिन ये जो निश्चित समाकलन का सवाल है ये बिना प्रतिस्थापन के नहीं लग सकता। ध्यान से देखिए, इसका समाकल्य ये है, इसका समाकल्य ये है। समाकल्य का मतलब इंटीग्रेशन और dx को छोड़ के जो है वो समाकल्य। तो ध्यान से देखिए समाकल्य क्या है, fx की होल पावर n इंटू एफ डैश एक्स, यही तो है समाकल्य। तो ध्यान से देखिए इस समाकल्य में कोई ना कोई फलन ऐसा जरूर है जिसका अवकलज इसी समाकल्य में मौजूद है। ध्यान से देखिए ये fx का अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष क्यों, क्योंकि समाकलन भी x के सापेक्ष चल रहा है। तो अगर मैं fx का x के सापेक्ष अवकलन करूं तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स मिलेगा। और इस ध्यान से देखिए इस अवकलज के गुणा में dx है। तो बस मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का क्या होगा, प्रयोग होगा। तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग हम कैसे करते हैं, इस स्थिति में हम इसको समीकरण बना के छोड़ देते हैं समाकलन को, और तुरंत मानते थे जिसका अवकलज मौजूद है उसी फलन को t मान लेंगे। तो माना fx बराबर t माने z माने p माने, बस x नहीं मान सकते, x में तो पहले से चल रहा है, समीकरण 2। अब अगर अनिश्चित समाकलन में हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते थे, तुरंत दोनों पक्षों का अवकलन करते थे। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करेंगे। dy dx ऑफ fx इक्वल dt अपॉन dx। तो ध्यान से देखिए dy dx ऑफ fx का मतलब f डैश x dx इक्वल dt। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे समाकलन को t के पदों में बदलना। यही तो होता था प्रतिस्थापन, कि जब हम अनिश्चित समाकलन में किसी फलन को t मानते थे तो फिर पूरे सवाल को t के पदों में बदलते थे। लेकिन ध्यान से देखिए ये तो निश्चित समाकलन है, और अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि अगर निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे तो सीमाएं जरूर बदलेंगे। अब बारी आती सीमाएं कैसे बदलेंगे बच्चों, सीमाएं हम वहां से बदलेंगे जिस फलन को हमने t माना है। तो हमने t किसको माना है, fx बराबर t को।
एफ एक्स बराबर टी में को ही तो प्रतिस्थापित किया है, तो इसके सीमाओं के बदलने के लिए हमें कहाँ पे आना पड़ेगा, समीकरण 2 से। ध्यान रखें सीमाएं जरूर बदलें। सीमाएं कैसे बदलेंगे, पुरानी सीमाएं किसकी है, एक्स की, तो मुझे नई सीमाएं टी की चाहिए। तो देखिए निम्न सीमा एक्स की कितनी थी, ए, तो जब एक्स बराबर ए, जब एक्स बराबर ए रखेंगे तब टी बराबर क्या आएगा, टी बराबर देखिए एक्स की जगह ए रखेंगे तो टी बराबर एफ ए आएगा। बच्चों ये एक्स बराबर ए निम्न सीमा थी, तो ये जो टी का मान निकलेगा वो भी निम्न होगा। जब एक्स की निम्न सीमा रखेंगे तो टी की निम्न सीमा बनेगी, जब एक्स की उच्च सीमा रखेंगे तो टी की उच्च सीमा बनेगी। आइए अब उच्च सीमा रखते हैं एक्स की, जब एक्स इक्वल बी, इसमें रखेंगे एक्स इक्वल बी, तब टी बराबर क्या होगा, एफ बी होगा। तो अब ध्यान से देखिए टी की निम्न सीमा एफ ए बनी, टी की उच्च सीमा एफ बी बनी। अब क्या करेंगे, अब हम पुराने सवाल में आएंगे जैसे अनिश्चित समाकलन में करते थे। तो आई बराबर इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स की होल पावर एन, समीकरण 1 में आ रहे हैं, इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। अब मुझे पूरे समाकलन को टी में बदलना है, तो शुरुआत कैसे करेंगे, शुरुआत हम करेंगे किससे, सीमाओं से, क्योंकि जो बच्चों सीमाएं हैं वो एक्स की हैं, मुझे सीमाएं चाहिए टी की। तो टी की सीमाएं क्या है, निम्न सीमा एफ ए, उच्च सीमा एफ बी। तो यहाँ पे लिख देंगे एफ ए समाकलन के चिन्ह के नीचे, समाकलन के चिन्ह के ऊपर एफ बी। बच्चों ये टी की सीमाएं हैं। और एक बात और, जब कभी भी निश्चित समाकलन में आप प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे, यानी किसी फलन को टी मानेंगे, तो फिर टी का मान रखने की जरूरत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आप सीमाएं ऑलरेडी टी में बदल चुके हैं। तो ये भी ध्यान रखें कि अगर आप सीमाएं परिवर्तित करेंगे तो फिर टी का मान रखने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए एफ एक्स को आपने टी माना था, टी की पावर एन इंटू, और ये देखिए एफ डैश एक्स डी एक्स क्या था, डी टी, तो टी की पावर एन डी टी। तो टी की पावर एन का टी के सापेक्ष समाकलन करना कैसे होगा, बिल्कुल सेम है, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स, बस एक्स की जगह टी चल रहा है, तो बिल्कुल वही फार्मूला लिख देंगे, बस एक्स की जगह टी रखेंगे। क्या होता था, एक्स की पावर एन प्लस वन, तो टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, सी नहीं लगाएंगे, निश्चित समाकलन है एफ ए, और यहाँ पर क्या, एफ बी। तो सबसे पहले क्या रखेंगे हम, उच्च सीमा रखेंगे, उच्च सीमा क्या, एफ बी की पावर, टी की उच्च सीमा एफ बी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, माइनस लगा के फिर टी की निम्न सीमा एफ ए, तो एफ ए की होल पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब ध्यान से देखिए मुझे इस फलन को इस फलन में से घटाना है, तो कैसे घटाएंगे हम इसको, कैसे घटाएंगे, इसमें हम लासा लेने की जरूरत नहीं है, हर बराबर है। तो क्या करेंगे, एन प्लस वन एक बार लिख देंगे और ऊपर वाले अंश में नीचे, मतलब पहले अंश में दूसरे अंश को घटाएंगे, तो एफ बी की पावर एन प्लस वन माइनस एफ ए की पावर एन प्लस वन। ये हो गया इस निश्चित समाकलन का आंसर प्रतिस्थापन विधि वाला। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं निश्चित समाकलन की प्रतिस्थापन विधि पर आधारित कुछ उदाहरण। जैसे पहला उदाहरण, इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले इसे मैंने आई के बराबर माना, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन इनवर्स एक्स और इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए इसके समाकल्य को, ध्यान से देखिए ये समाकल्य है। देखिए क्या समाकल्य में कोई ऐसा फलन मौजूद है जो अपना औकलज लिए है साथ में, देखिए हाँ है, साइन इनवर्स एक्स का औकलज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है एक्स के सापेक्ष। और ये बात आप तभी समझ सकते हैं जब आपको औकलन के सूत्र ध्यान होंगे। तो अब आप क्या करेंगे, आप जान चुके हैं कि यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगने वाली, तो इस स्थिति में मैंने साइन इनवर्स एक्स को क्या कर लिया, टी मानेंगे। आप तुरंत क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि समाकलन एक्स के सापेक्ष करना है, तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल डी टी बाई डी एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स का तिरछा गुणा इक्वल डी टी। देखिए ये समीकरण 3। अब बारी है सीमाओं
को बदलने की, सीमाओं को बदलने के लिए हम समीकरण 2 में आएंगे, सीमाएं बदलेंगे तो समीकरण 2 से निश्चित समाकलन में सीमाएं जरूर बदलेंगे जब प्रतिस्थापन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले x की निम्न सीमा रखें a 0, तो जब x बराबर 0 तब साइन इनवर्स 0 बराबर t। तो साइन इनवर्स 0 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की मदद से हल करेंगे तो साइन में कितने अंश का मान 0 होता है, 0 अंश का, तो आपको t मिलेगा कितना, 0। और जब x बराबर उच्च सीमा रखेंगे 1 तब साइन इनवर्स 1 इक्वल t। इसका मतलब साइन में कितने अंश का मान 1 होता है, साइन इनवर्स 1 का मतलब, तो आपको आंसर दे गए t बराबर π/2। तो ध्यान से देखिए, जब x की निम्न सीमा रखी थी तो t की निम्न सीमा 0 बनी, और जब x की उच्च सीमा 1 थी तो t की उच्च सीमा π/2 बनी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में वापस आएंगे पुराने सवाल में, तो ये समीकरण 1 से ये उतार लिया समीकरण 1 जो पहले से दिया है। अब मैं क्या करूंगा, पूरे सवाल को t में बदलूंगा। तो सबसे पहले लिमिट, तो t की निम्न सीमा कितनी थी, 0, t की उच्च सीमा π/2, साइन इनवर्स x को t मान चुके हैं तो t, और ध्यान से देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के गुणा में dx है, तो इस पूरे टुकड़े 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का मान dt, तो ये बना t dt। मतलब इसका समाकलन हम कैसे करेंगे, t का t के सापेक्ष, इसमें लगेगा t की पावर n, बिल्कुल वैसे ही इंटीग्रेशन x की पावर n। तो इसका जब आप समाकलन करेंगे तो आएगा t²/2, और ब्रैकेट बंद करने के बाद लिमिट लगाएंगे, नीचे की ओर 0 ऊपर की ओर π/2। t का मान हमें नहीं रखना है क्योंकि मैं बता चुका हूं, आप t के पदों में लिमिट बदल चुके हैं आप t में। तो i बराबर सबसे पहले उच्च सीमा रखेंगे तो π/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, फिर t की जगह 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर बाई 2, तो π/2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4, और 4 2 जा 8, और ये पद हो जाएगा 0, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8। एक सवाल और मैं आपको बताता हूँ, मुझे इस सवाल में मान निकालना है इंटीग्रेशन 0 से π/2, समाकलन करना है e की पावर साइन x इंटू कॉस x dx। तो सबसे पहले इसे मैंने i के बराबर मान लिया। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए इस समाकलन में, इस समाकलन के समाकल्य को देखिए, इस समाकलन के समाकल्य में देखिए, क्या इस समाकलन के समाकल्य में कोई ऐसा फलन है जो अपना अवकलज साथ में, जिसका अवकलज भी इसी समाकल्य में मौजूद हो और उस अवकलज के गुणा में क्या चल रहा हो, dx। तो ध्यान से देखिए पावर में साइन x लगा है, तो आप देखिए साइन x का समाकलन क्या होता है, cos x होता है। देखिए साइन x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, cos x। तो साइन x का अवकलन cos x और cos x के गुणा में dx है। आप ये भी समझ सकते हैं कि सर cos x का अवकलन तो माइनस साइन x होता है, माइनस को हम हटा लेंगे कैसे भी, लेकिन बच्चों साइन x के गुणा में dx चाहिए, तो साइन x तो पावर में है, गुणा में dx नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं साइन x को t मानूंगा, तो माना साइन x बराबर t। अगला काम, x के सापेक्ष अवकलन d/dx साइन x इक्वल dt बाई dx। x के सापेक्ष अवकलन क्यों, क्योंकि समाकलन हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो साइन x का x के सापेक्ष अवकलन cos x, तो cos x dx इक्वल dt। अब क्या करेंगे, सीमाओं को बदलेंगे तुरंत। तो सीमाओं को बदलने के लिए कहाँ पे आएंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 से सबसे पहले निम्न सीमा रखते हैं x की निम्न सीमा क्या है, 0। तो जब x बराबर 0 तब t बराबर क्या निकलेगा, देखिए साइन 0 का मान 0, और जब x बराबर π/2 रखेंगे तब t बराबर कितना, साइन π/2। साइन π/2 का मतलब साइन 90 अंश का मान 1। तो ये x की निम्न सीमा थी, तो जब x की निम्न सीमा 0 तब t की निम्न सीमा 0, और जब x की उच्च सीमा π/2 तब t की उच्च सीमा भी π/2। अब हम क्या करेंगे, पुराने सवाल में आएंगे समीकरण 1 में। तो ध्यान से देखिए, ये समीकरण 1 है, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, i बराबर बदल के दिखा रहा हूँ,
तो इस पूरे सवाल को मैं टी में बदल लूं, कैसे बदलेंगे? सबसे पहले लिमिट रखें, तो टी की लिमिट क्या है? निम्न लिमिट टी की 0, उच्च सीमा टी की 1। और यहाँ पे देखिए e की पावर साइन एक्स को आपने t माना, तो e की पावर t और cos x dx इक्वल क्या? dt। देखिए cos x dx बराबर dt। तो अब बना इंटीग्रेशन e की पावर t dt, मतलब e की पावर t का t के सापेक्ष समाकलन क्या होता है? e की पावर x dx लगा दीजिए, इंटीग्रेशन e की पावर x dx क्या होता है? e की पावर x, तो इंटीग्रेशन e की पावर t dt क्या होगा? e की पावर t, तो e की पावर t ब्रैकेट बंद करने के बाद लिमिट लगाएंगे 0 से 1। t का मान नहीं रखेंगे, मैं बता चुका हूँ, क्योंकि आपने लिमिट बदल ली है। तो e की पावर t की जगह 1 माइनस e की पावर t की जगह 0, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो e की पावर 1 का मतलब e माइनस e की पावर 0। e क्या होता है? e अचर राशि है, और अचर राशि की घात 0, 1 मान, तो इसका आंसर आ जाएगा e माइनस 1। तो बच्चों आज के लेक्चर में मैंने आपको निश्चित समाकलन निश्चित समाकलन को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा कैसे हल करते हैं इसके बारे में आपको बताया, तथा इससे संबंधित कुछ सवाल बताएं। थैंक यू।